इमेजिन करिए हम वर्ल्ड वाइड जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं उसका 35 टाइम्स हम जनरेट कर सकते हैं और उसका सोर्स जो है वो कभी डिप्लीट नहीं होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज हम लोग बात करने वाले हैं विंड टरबाइन की। तो चलिए शुरू करते हैं। विंड एनर्जी की यूसेज की बात करें तो हम ह्यूमंस ने जब से बोट में सेल या पाल का इस्तेमाल करके समुद्र में ट्रेवल करना सीखा तभी हमें मालूम चल गया कि वी कैन यूज दिस एनर्जी। अब अगर विंड टरबाइन की बात करें तो इनिशियली जब ये टरबाइन बनी थी उस वक्त इसका जो इस्तेमाल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होता था, ये होता था लाइक वाटर को पंप करने के लिए, लाइक किसी वेल से वाटर को निकालने के लिए किसी बोरहोल से, या फिर जो अनाज होता है वीट होता है उसको क्रश करने के लिए यूज़ करते थे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो 1887 में पहली बार एक ऐसी विंड टरबाइन बनी थी जिसने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था और उसके बाद आज हमारे पास है मॉडर्न टरबाइन। तो चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहले जो टरबाइन है हम उसके 3 पार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो फैन होगा जिसमें ब्लेड लगी होगी, दूसरा पार्ट जो उसके पीछे एक बॉक्स होगा जो होगी जनरेटर यूनिट, और थर्ड पार्ट होगा पोल और उसमें एक नीचे की तरफ डिवाइस लगा होगा। तो जो सबसे पहले है फैन, उसकी बात करते हैं। फैन में बेसिकली 3 ब्लेड लगे होंगे जिनका काम होगा जो भी हवा उनकी तरफ आ रही है यानी जो विंड फ्लो हो रही है उसमें से एनर्जी को लेना और उसकी वजह से रोटेट करना। अब ये जब रोटेट करेगी तो इसके पीछे एक शाफ्ट लगी होगी, वो शाफ्ट जाएगी हमारे पार्ट 2 में। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जनरेटर यूनिट है इसमें हमें चाहिए क्या, जनरेटर को हाई स्पीड आरपीएम चाहिए, लेकिन जो हमारे पास शाफ्ट आ रही थी फैन से डायरेक्ट उसका तो आरपीएम है 7 to 8 आरपीएम। इसके लिए हमने क्या किया, बीच में एक लगाया गियर बॉक्स जिसमें हमने यूज़ करा प्लेनेटरी गियर सिस्टम को, जिसकी वजह से जो अब शाफ्ट का रोटेशन है वो हमने इंक्रीज करा लिया 1500 आरपीएम तक। अब हमने इसके बीच में लगाया एक ब्रेकिंग सिस्टम और उसके बाद इस शाफ्ट को हमने कनेक्ट किया जनरेटर से। जनरेटर से कनेक्ट होने के बाद इस पूरे सिस्टम को हमने कनेक्ट किया एक ईसीयू से और वहाँ पे कुछ सेंसर भी मौजूद हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि उनका क्या यूसेज है। अब ये जो जनरेटर है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है इसको हम वायर के थ्रू ले गए थर्ड पार्ट में जो है हमारा पोल। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में जो इलेक्ट्रिक वायर है उससे इलेक्ट्रिसिटी आई और नीचे जो डिवाइस मैंने बोला ना उसमें लगा होता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो आपका लो वोल्टेज करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको बदल देता है हाई वोल्टेज करंट में और उसके बाद ये जाता है एक सब स्टेशन में, वहीं फार्म पे होता है ये। अब ये क्या होता है ये अभी रुक के बताऊंगा आपको। अब ये हो गया हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन कि भाई फैन घूमा, फैन घूमने के बाद क्या हुआ, हमारा जो शाफ्ट थी वो हाई स्पीड में हुई गियर के थ्रू और फिर वो शाफ्ट गई किसमें, जनरेटर में, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और फिर नीचे ट्रांसफार्मर में आई, ट्रांसफार्मर ने क्या करा, उसको स्टेप अप कर दिया। अब यहाँ पे समझो यार, जो हवा है ना ये कभी एक डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं करती है, इसकी तो डायरेक्शन ही चेंज होती है। अब क्या करें, तो वो जो सेंसर की मैं बात कर रहा था आपसे, वो सेंसर जो सेकेंड यूनिट पे होगा वो होगा विंड को, जो विंड होती है उसको वेलोसिटी को मेजर करेगा, उसकी डायरेक्शन को मेजर करेगा। जब वो मेजर करेगा किस डायरेक्शन से आ रही है वेलोसिटी, उस हिसाब से ये जो पोल पे माउंट होता है यहाँ पे याइंग मोटर होती हैं, वो मोटर जो है वो पूरे सिस्टम को ऐसे करके रोटेट कर सकती हैं। समझ रहे हो, ये आगे फैन की टिप है और ये इस तरह से रोटेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा होगा। अब जब एयर का डायरेक्शन बदल रहा है तो हमें क्या चाहिए, ब्लेड घूमे। तो ब्लेड को मैक्सिमम इफिशिएंट बनाने के लिए जो उसका डिज़ाइन है वो हमने रखा है एयरफॉइल शेप का, और एयरफॉइल शेप की हमने कई वीडियोस में पिछली भी बात की हुई है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि एक साइड में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हाई वेलोसिटी से मूव कर जाएगी, एयर जो होगी वो हाई वेलोसिटी से मूव करेगी, और दूसरी साइड में क्या होगा, स्लो वेलोसिटी से मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो एक्ट करेगा। अब जहाँ पे हाई वेलोसिटी है वहाँ प्रेशर हो जाएगा कम, और जहाँ पे कम वेलोसिटी है वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। तो ओवरऑल एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमने और करी कि जो एयरफॉइल शेप है, एक तो एयरफॉइल शेप हो गई, हमें प्रेशर मिल रहा है, इस प्रेशर को और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ अटैक इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी ब्लेड होती है, मान लो ये ब्लेड है एक और ये जुड़ी हुई है हब से, सेंटर से, तो ये अपनी एक्सिस पे ऐसे करके रोटेट भी हो सकती है, एडजस्ट कर सकती है। क्यों, वो ईसीयू से जो सिग्नल है वो आएगा ताकि इसका एंगल ऑफ अटैक जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सके अकॉर्डिंग टू द नीड। अब नीड क्या है ये भी बता देता हूँ आपको। मान लो कि अभी हवा है तेज चल रही है तो थोड़ा एंगल ऑफ अटैक कम हो गया,
अब इससे क्या होगा, जो आपका रोटर सिस्टम है वो ज़्यादा तेज़, जिस तरह से आपने उसको डिज़ाइन करा है, जिस आरपीएम पे उससे ज़्यादा आरपीएम इधर मिलने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जनरेटर में जो शाफ्ट जा रही है उसका भी आरपीएम बढ़ जाएगा और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वो जो सेंसर लगे होते हैं, ईसीयू यूनिट होती है, वो ईसीयू यूनिट बोलती है नहीं भैया अभी वेलोसिटी है ज़्यादा, तुम एक काम करो, अपना जो एंगल ऑफ अटैक है वो कम कर लो। और ब्रेकिंग सिस्टम होता है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा सिस्टम है कि बहुत तेज़ हवा चल रही तो ब्रेकिंग सिस्टम भी यूज़ में आ जाता है। और अब एक चीज़ और बताऊंगा, इस ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल एक जगह और करते हैं, वहाँ एक और सेंसर होता है, रडार लगा होता है, जो ये नोटिस करता है क्या आसपास कोई बर्ड्स तो नहीं आ रही हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जितने भी ये जो पर्यावरण के जो संरक्षक होते हैं, जो संरक्षण करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्शन करते हैं भाई, प्रोटेस्ट करते हैं कि आपने लगा तो दिया है लेकिन जो बर्ड्स माइग्रेट करेंगे वो इससे लड़ के मरेंगे, और ये फैक्ट है, मरते भी हैं। तो वो रडार जो है वो सिग्नल देता है इसी को, नहीं भाई ब्रेक लगाओ, बर्ड्स जा रही इनको जाने दो, उसके बाद फिर से अपन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप एक चीज़ और समझो, ये हो गया फैन का और फैन वाला पोर्शन। अब इसकी वजह से जो हाई वोल्टेज विंड की वजह से बन रहा था वो भी हमने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि एंगल ऑफ अटैक ब्रेकिंग कर ली। अब यहाँ पे समझो क्या हुआ, अभी ये हमारा पूरा वर्किंग हो गई। अब जब हम नीचे गए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वापस से, अब यहाँ से जो वायर जा रही है, ऐसे बहुत सारी यूनिट इंस्टॉल्ड होंगी, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ 10-12 लगी होंगी, इसको बोलते हैं विंड फार्म। क्या बोलते हैं, विंड फार्म। अब ये जो वायर जो नंबर ऑफ जैसे 5 हैं या 10 हैं, इनसे जो भी वायर आ रहा है ना स्टेप अप वोल्टेज के साथ, ये जाता है सब स्टेशन पे। सब स्टेशन में इसका वोल्टेज और बढ़ाया जाता है ताकि ये जो है आगे ग्रिड्स में ट्रांसमिट किया जा सके। ये हो गया आपका पूरा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे समझो कि हम बेसिकली यहाँ पे इफ़िशियंसी कैसे मेंटेन करते हैं इसकी इफ़िशियंसी देखने की अगर आप बात करें तो एक चीज़ नोटिस करी गई कि हम वहाँ कर क्या रहे हैं, एक हवा आती है हमारे पंखे को यानी हमारी ब्लेड्स को घुमा देती है, और उस रोटर में जो शाफ्ट जा रही है हमारी, वो शाफ्ट रोटेट करती है। तो हम बेसिकली एक मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहे हैं, कैसे, एनर्जी को कंज्यूम करके वेलोसिटी की यानी एयर की। अब आप समझो, अगर हम एक इक्वेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा, पी मैकेनिकल इज इक्वल टू हाफ एम डॉट ब्रैकेट में V1 स्क्वायर वी इन स्क्वायर माइनस वी आउट स्क्वायर। भाई एक तरफ से हवा आ रही है, मान लो उसको V इन वेलोसिटी है, और दूसरी तरफ जा रही है, मान लो उसकी वेलोसिटी V आउट है, ठीक है। अब क्या होगा, V इन जो होगा वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि भाई हवा टकराएगी, अपनी वेलोसिटी लूज़ करेगी, मोमेंटम लूज़ करेगी, एनर्जी लूज़ करेगी, उसके बाद थोड़ी कम वेलोसिटी के साथ पीछे पहुँचेगी। अब हमने सोचा हमें इफिशियंसी चाहिए इसकी 100% इफिशियंसी चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा, यहाँ पे जो वी आउट है वो हो जाए ज़ीरो, वी आउट जो है वो हो जाए ज़ीरो। अब अगर वी आउट ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, इफिशियंसी तो आपकी 100% हो जाएगी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल पावर में। लेकिन जैसे ही आपने उसको ज़ीरो करा, इसका मतलब क्या है, हवा जाके रुक गई, यानी वो उतनी एयर वहीं स्टक है, तो और एयर आएगी फिर वो भी स्टक हो जाएगी। इस तरह से तो पूरा जो सिस्टम है वही जैम हो जाएगा, पंखा भाई चलेगा ही नहीं ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। इसके साथ एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट बेट्स, इन्होंने एक थ्योरेटिकली मैक्सिमम लिमिट बताई कि भाई एफिशिएंसी की मैक्सिमम लिमिट होगी 59.3%, और इसका नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया, बेट्स लिमिट। अब बात करते हैं कैपेसिटी की कि इसकी कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया एरोडायनेमिक शेप, तो वो हमने बता दिया कि एयरफॉइल हम यूज़ करते हैं और मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि फ़ैन का साइज़ कितना बड़ा होगा, तो भाई जितना बड़ा फ़ैन का साइज़ होगा उतना ज़्यादा उसका वेट होने वाला है, तो उसके कंपैरिजन में उन दोनों को कंपेयर करके कि कितना एफिशिएंट और ऑप्टिमम रहेगा उस तरह का साइज़ रखा जाता है। अब तीसरी पॉइंट आ जाता है, जो तीसरा फैक्टर है वो है मतलब हाइट, जो पोल है उसकी हाइट कितनी रखी जाए। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी ऊपर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी की एयर मिलेगी, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, उतनी तेज आपका फैन ब्लेड घूमने वाला है और आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। ये हो गई कैपेसिटी की बात। अब हम बात करते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के इसके टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेसिस में किस तरह से डिवाइड किया। तो एक होती है वर्टिकल टर्बाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल टर्बाइन जिसकी हमने अभी तक बात करी है यही है। वर्टिकल टर्बाइन जो है ये बेसिकली अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, कम कैपेसिटी में यूज़ होती है। एक इसका सबसे अच्छा जो मॉडल जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है या बहुत ज़्यादा प्रचलित है इस समय पे, वो है एक आइसलैंड की कंपनी है आइस विंड करके, उन्होंने बनाया है। इसके 3 मॉडल उन्होंने बनाए हैं
और वो इतने छोटे हैं कि आप उसको घर में भी इंस्टॉल कर सकते हो, बस स्टॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, और उसका एक थोड़ा बड़ा मॉडल भी अवेलेबल है जो कि आप इंडस्ट्री में भी लगा सकते हो। अब इसमें क्या होता है, आपको यहीं से कंपैरिजन बता दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी कम हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर वो जो प्रॉब्लम थी ना कि हवा का डायरेक्शन बदल गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। हवा का डायरेक्शन अब कैसा भी हो ये अपने आप कंट्रोल कर लेगा। इसका शेप इस तरह से बनाया गया है। तीसरी चीज़, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। मतलब उसमें एक पोल लगाओ, पोल में सबसे पहले नीचे जो है कंक्रीट बेस बनाओ, फिर उसके बाद मोटर लगाओ। उसका मेंटेनेंस बहुत हाई होने वाला है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम होने वाला है। तो ये सारी बातें हैं, और इसकी कैपेसिटी इसीलिए कम है और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और ये स्मॉल यूसेज के लिए फिजिबल है, वो इंडस्ट्रियल मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए वो पूरे 50-50 60-60 हज़ार घरों को बिजली दे सकता है, हॉरिजॉन्टल वाला। अब हॉरिजॉन्टल माने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। वर्टिकल वाला यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। अब इसका सेकंड कैटेगरी जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। दो है, एक है ऑन शोर, दूसरा होता है ऑफ शोर। ऑन शोर हो गया यानी जो लैंड पे लगा हुआ है, जो हम लोग बेसिकली नॉर्मली देखते हैं, और सेकंड हो गया ऑफ शोर। ऑफ शोर यानी कि समुद्र में ये लगने वाली है, किनारे से बहुत दूर, थोड़ा सा मतलब ऐसी लोकेशन देख के जहाँ से कम बोट्स जाएं और जहाँ पे हम इंस्टॉल करें हवा भी अच्छी हो, तो उस तरह से एक लोकेशन देख के इसको लगाया जाता है। अब समुद्र में लगने वाली है तो क्या होगा भाई, कंस्ट्रक्शन बहुत टफ होगा। उसमें जो केबल आएंगी वाटरप्रूफ केबल होंगी, अंडर वाटर आएंगी, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, अभी इंडिया के पास, अगर इंडिया के ओवरऑल स्टैंडिंग की बात करो तो इंडिया के पास एक भी ऐसी ऑफशोर टरबाइन नहीं है, विंड टरबाइन नहीं है अवेलेबल। लेकिन हाँ, जर्मनी और नीदरलैंड्स में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। और ऑफशोर में भी दो कैटेगरी होती है, एक जो नीचे मतलब उसके नीचे बेस में समुद्र के तल पे लगा दिया जाता है सरफेस में, कि जो वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया एक बेस डाल के, बेसिकली आरसीसी का। और दूसरा, अब वहाँ के जो लोग होते हैं, मतलब जो वहाँ के लोग थे एनजीओ वगैरह में, जो अंडर वाटर जितने भी जीव रहते हैं उनका जो संरक्षण के काम करते हैं, जो बेसिकली उन लोगों ने क्या करा, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा। कहा कि भाई आप वहाँ समुद्र में जाके क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हो, शोर होता है, शोर होने से क्या होता है, इतना ज़्यादा साउंड आप जनरेट करते हो कि 20-20 किलोमीटर तक, 30-30 किलोमीटर तक जितने भी वहाँ पे मछलियाँ होते हैं वो सब दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी साइकिल वहाँ डिस्टर्ब होती है। तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंजीनियर्स ने क्या किया, फ्लोटिंग टाइप की विंड टरबाइन बनाई जो खुद फ्लोट कर सकती थी। बस सरफेस से उसमें जंजीर की मदद से क्या करते हैं, उसको टिका दिया जाता है भाई, कहीं ज़्यादा इधर उधर जाए ना, तो 3-4 जंजीरों की मदद से उसको एक जगह पे रोक दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी क्या सीन है, लेकिन अभी भी उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है उसके थ्रू बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी लैंड वाले के कंपैरिजन में। अब अगर ऑन शोर वाले में इंडिया की ओवरऑल स्टैंडिंग की बात करें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसी जगहों पे हम विंड फार्म्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ में ले रहे हैं। और वर्ल्ड लेवल में अगर कैपेसिटी के टर्म में बात करें तो टॉप 10 के अंदर थर्ड और फोर्थ पोजीशन जो है वो दोनों मिली हुई है इंडिया को। जो थर्ड नंबर पे है वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु का प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। और जो फोर्थ नंबर पे है वो है आपका जैसलमेर राजस्थान का, जिसकी कैपेसिटी है 1064 मेगावाट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी विंड टरबाइन के बारे में। तो आपको अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए जिस पे हम वीडियो बनाएं तो आप उसको कमेंट कर दो, और ये जो स्क्रीन पे QR कोड आ रहा है इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आडियोस।